और बिहार स्पेशल के तहत जो हम लोग क्लास देख रहे हैं उसमें आज से ज्योग्राफी पोर्शन शुरू होगा, यानी बिहार का ज्योग्राफी। तो आज के क्लास में बिहार के ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद का कौन सा चैप्टर होगा उस पर हम बताएंगे आप लोगों को। तो आप लोग जुड़ जाइए और हम लोग इस क्लास को देखें। ज्योग्राफी का ये पहला क्लास हम लोग का है, बिहार ज्योग्राफी का, और क्लास का टाइटल जो है बिहार भूगोल सामान्य भौगोलिक तथ्य, जनरल ज्योग्राफिकल फैक्ट्स अबाउट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो इसको हम लोग देखेंगे। और अभी आप लोग जो जुड़े हुए हैं इनमें नाम आ रहा है, नंदिनी है, सत्यम, आर्यन राज। और आर्यन राज का हमेशा कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन रहता है, सर थोड़ा फास्ट किया जाए, कीजिएगा, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा है। गौरव कुमार सिंह, चलिए फास्ट ही होगा आर्यन। क्लास स्लो नहीं रहेगा, क्लास फास्ट रहेगा, ठीक है। डॉक्टर राकेश सिंह, गुड इवनिंग राकेश जी। दिव्या कुमारी, देखिए आज जो हमने कहा कि ज्योग्राफी का आज बेसिक फैक्ट्स जो होगा उस पर हम लोग बात करेंगे। तो बिहार के ज्योग्राफी से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स में एक बार जो पहला क्लास हम लोग बिहार का जो शुरू किए थे, तो इंट्रोडक्शन अबाउट बिहार करके कुछ था, तो उसमें भी हमने कुछ ज्योग्राफी का बेसिक फैक्ट्स पे चर्चा किया था और कुछ आपको उस तरह का क्वेश्चन भी फ्रेम करके भेजा था। उन सारी बातों की थोड़ा सा जो 2-4 फैक्ट वहाँ बताया गया था, उस फैक्ट्स की फिर से थोड़ी पुनरावृत्ति तो होगी, लेकिन और सब फैक्ट्स को हम लोग देखेंगे। आज एकदम जनरल फैक्ट्स होगा। जनरल फैक्ट्स में, बिहार के जनरल फैक्ट्स में ये देखेंगे कि भाई भारत के नक्शा पर बिहार कहाँ है, बिहार का एरिया कितना है, बिहार का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, बिहार का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, ठीक है, बिहार की बाउंड्री किस किस से मिलती है। तो इन सारी बातों को हम लोग आज बिहार ज्योग्राफी के जनरल फैक्ट्स के तहत देखेंगे। छोटा सा क्लास है, ज़्यादा फैक्ट्स आज नहीं है। और फिर अगला क्लास जो होगा वो भी एक क्लास अलग हमने इसको किया है, वो क्लास होगा आपका बिहार का जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उस पर बात करेंगे हम लोग। आज जनरल फैक्ट्स अबाउट ज्योग्राफी ऑफ बिहार। तो देखिए और कौन लोग जुड़ चुके हैं, कविता, राजेश, सुधांशु, प्रियरंजन, आदित्य, दिव्या कुमारी, सुधांशु, रंजीता शर्मा और कविता कुमारी और क्या, अर्चना। चलिए सब लोग का स्वागत है। फिर हम लोग बाद में कमेंट देख लेंगे। देखिए यहाँ पर, और भाई वो आर्यन राज का ये भी कहना है कि साहब फास्ट कीजिए, थोड़ा फास्ट कीजिए, तो हम लोग इसको फास्ट में ही लेंगे। और राजेश झा, तो देखो भाई ये जो जनरल फैक्ट्स में हमने जो बताया आपको कि इससे भी कुछ क्वेश्चंस, और पिछले बार भी कुछ क्वेश्चन रहा है बाउंड्री से रिलेटेड कि भाई कहाँ से किसकी सीमा मिलती है, कितने डिस्ट्रिक्ट की मिलती है, कुछ इस तरह का फैक्ट, तो उसको हम लोग देखेंगे। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा इंडिया के पॉलिटिकल मैप को देखेंगे और इंडिया के पॉलिटिकल मैप में बिहार की स्थिति को देखेंगे, बिहार कहाँ है। ये इंडिया का हमारा पॉलिटिकल मैप और इसमें हमारा ये बिहार। तो इंडिया के पॉलिटिकल मैप का जो एक्सटेंट है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, अक्षांशीय विस्तार, वो लगभग 8 डिग्री नॉर्थ से ये जो 37 डिग्री का है, और इसमें हमारा बिहार यहाँ पर है। तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है, बिहार किस अक्षांश से किस अक्षांश तक में है, तो 24 डिग्री, जो आप लोग याद भी किए होंगे, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड, और ये यहाँ से यहाँ। तो ये देख रहे हो कि जो भारत का
राजनीतिक मैप है या जो भारत का मैप है उसमें बिहार की स्थिति कहाँ है। अब बिहार के साथ किसकी किसकी बाउंड्री लग रही है अन्य राज्य में, तो आप इधर देखते हो उत्तर प्रदेश का, इधर नेपाल का, इधर आपका पश्चिम बंगाल का, यहाँ पर पश्चिम बंगाल का। तो ये तो सामान्य सी बात है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन हम लोगों का रहता है, ठीक है। तो मैप में जब भी अगर कभी मेंशंस का कभी बात हो तो इस तरह से स्थिति को कभी छोटा मोटा दर्शाना हो जाता है कि भाई हमारे ईस्ट वेस्ट में कौन है। तो इसकी एक मतलब कि लोकेशन ऑफ बिहार ऑन द मैप ऑफ इंडिया। तो इस स्थिति से आप देख रहे हो कि भाई बिहार जो है, अब देखो कि बाद में हम लोग क्लाइमेट पे भी बात करेंगे, तो जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा सा हम ऊपर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री से जो आपका विश्व जो हम बोलेंगे उसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कर्क रेखा। तो कर्क रेखा से थोड़ा सा ऊपर में हमारा बिहार शुरू होता है, और बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 24 डिग्री 20 मिनट से शुरू होता है। तो कर्क रेखा से ऊपर, यानी कर्क रेखा हमारे बिहार से, वर्तमान बिहार से नहीं गुजरती है, पहले झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये आप देखोगे कि इसके हिसाब से भी क्लाइमेट की कुछ बात होगी बाद में। तो बिहार का ये इंडिया के पॉलिटिकल मैप में बिहार का लोकेशन, बिहार की अवस्थिति कहाँ है उसको दर्शाया गया। अब आप दूसरा मैप अपना देखो बिहार का। बिहार के इस मैप को आपको पूरी तरह से ये याद रखना होगा। इस पर आप धीरे धीरे इस पर प्रयास करोगे, ठीक है। पहले तो याद रखना है कि भाई बिहार के उत्तर में हमारा क्या है, तो नेपाल है। बिहार की बाउंड्री अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री किससे लगती है, तो नेपाल से। बिहार के पश्चिम में किससे बाउंड्री लगेगी, तो उत्तर प्रदेश से। बिहार के पूरब में बाउंड्री किससे लगेगी, तो पूरब में बाउंड्री लगेगी आपके पश्चिम बंगाल से, और दक्षिण की बाउंड्री लगेगी झारखंड से। तो यहाँ पर इस तरह का फैक्ट भी हम लोग लिखे हुए हैं, आपको मिलेगा भी। और पहले भी जो एक इंट्रोडक्शन बिहार का था उसमें भी हमने चर्चा किया था। तो यहाँ देखिए जो क्वेश्चन की स्थिति है, चलो नेपाल से बात करते हैं। तो नेपाल से बिहार के किन किन जिलों की बाउंड्री लगती है, तो ये एकदम याद रखना होगा कि भाई पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम, जिस रूप में याद करो। तो पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी हो गया, सुपौल हो गया, अररिया हो गया, और किशनगंज की स्थिति। तो ये नेपाल से लगने वाले बिहार के ज़िले, ठीक है, नेपाल से लगने वाले बिहार के ज़िले हो गए। तो बिहार का जो अभी हम लोग अक्षांशीय विस्तार कह रहे हैं कि 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड नॉर्थ से कहाँ तक, तो 27 डिग्री 31 मिनट, 27 डिग्री 31 मिनट और कितना हो जाता है, 15 सेकेंड नॉर्थ। तो ये जो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ वाली जो बात है, वो जो सबसे जो टिप्स है वो कहाँ मिलेगा, ये गया में। गया का ये जो भाग है जो सबसे दक्षिण में है, तो इसका कितना होगा, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। और ये जो पश्चिम चंपारण का ये जो सबसे टॉप टिप है, इसका कितना हो जाएगा, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। तो ये स्थिति कि कहाँ से कहाँ हमारा अक्षांशीय विस्तार जो बिहार का है वो याद रखना है कि अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ तक में। अब ये जो एक्सट्रीम जो साउथ बिहार का है वो किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, गया का टिप्स है। और ये जो एक्सट्रीम नॉर्थ जो बिहार का है वो कहाँ पड़ेगा, पश्चिम चंपारण में। एक बात, अब जो देशांतरीय विस्तार, अब अक्षांश देशांतर का तो बेसिक आप लोगों को मालूम ही है, ठीक है। तो देशांतरीय विस्तार जो हमारा है वो 83 डिग्री
83 डिग्री 19 मिनट, 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट, कुछ सेकंड भी है, तो 83 डिग्री ईस्ट से, तो 83 डिग्री ईस्ट जो होगा 83 डिग्री 19 मिनट, 83 डिग्री 19 मिनट, तो लगभग 20, क्योंकि सेकंड में भी 50 है, तो 19 मिनट 50 सेकंड, ये आपका ईस्ट। और फिर ये 5 डिग्री का हमारा देशांतरीय विस्तार है, लगभग 5 डिग्री का, तो 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट। तो ये जो ईस्ट होगा ये हमारा क्या होगा, सबसे पश्चिमी, 83 डिग्री वाली जो बात होगी वो सबसे हमारा पश्चिमी टिप होगा, और 88 डिग्री वाला जो होगा वो बिहार का सबसे पूर्वी होगा। तो ये कॉमन जो फैक्ट्स है वो सब हम लोगों को याद रखना होगा। और अब ये बात है कि भाई ये सबसे अब पश्चिम में जो है वो किस में मिलेगा, यहाँ पर अब आप देखोगे तो ये सबसे ज़्यादा एक्सटेंड करेगा, और यहाँ पर जब देखोगे तो ये सबसे ज़्यादा एक्सटेंड करेगा यहाँ किशनगंज के पास। तो ये सब जो फैक्ट है वो हमारे लिए एकदम कॉमन फैक्ट होगा, और ये सब चीज़ को ध्यान में रखना होगा। दूसरी बात अब रही कि भाई डिस्ट्रिक्ट का, तो डिस्ट्रिक्ट का नेपाल के साथ हमारे कौन कौन डिस्ट्रिक्ट लगते हैं उन सबको देखेंगे, और बाद में हम लोग फिजिकल का और बात करेंगे, हम लोग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का भी बात करेंगे, यानी भूगर्भिक जो हमारे पास जो चट्टान है वो किस कल्प के हैं उसकी बात करेंगे, कौन कौन सा है वो बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन अपना ज्योग्राफी का, जो इंट्रोडक्शन ज्योग्राफी का है बिहार की ज्योग्राफी का, उसका हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एकदम याद रखना होगा कि कौन कौन सा जिला नेपाल से मिलता है, और ये आपके पास जो PDF का मैप होगा, ये आपके पास और भी मैप जो होगा, तो इसको याद रखिएगा। फिर उत्तर प्रदेश के साथ हमारे कौन कौन जिला किस किस जिला की सीमा जो है वो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाती है, तो ये आपके लिए एकदम इम्पॉर्टेंट है। और ये खास करके शायद इस आधार पर एक क्वेश्चन भी पिछली बार था, ये रोहतास का छोटा सा भाग जो है आपका उत्तर प्रदेश के साथ लगता है। अब इसके आधार पर संख्या भी कि कितने जिलों का, ये तो सामान्य हो गया, लेकिन आपको कौन कौन जिला ये याद रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे भी आएगा कि इनमें से कौन से ये जिला जो है वो नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता है या नेपाल या बनाता है, इस तरह से करके। तो ये क्वेश्चन नेपाल के साथ, फिर उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के जिलों का नाम, फिर झारखंड के साथ बिहार के जिलों का नाम, और फिर बांग्लादेश के साथ जो 3 जिला हो जाएगा, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है। तो नेपाल के साथ बिहार के जिला जिनकी नेपाल की सीमा के साथ साझा करते हैं, नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, बिहार के कौन कौन जिला ये याद रखना है। उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के कौन कौन जिला की सीमा मिलती है वो याद रखना है, झारखंड के साथ, और फिर पश्चिम बंगाल के साथ, नंबर में भी और नाम भी। ठीक है, नंबर भी याद रखना है, नाम भी याद रखना है। तो उत्तर प्रदेश का जैसे बात करें तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, 6 और ये 7। झारखंड के साथ बात करें 7 और फिर ये 8। फिर झारखंड के साथ बात करें तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और फिर भागलपुर और कटिहार भी। ठीक है, अब फिर कटिहार जो है, कटिहार की सीमा पश्चिम बंगाल से भी और झारखंड से भी, ये इम्पोर्टेंट। रोहतास आपका जो हो गया वो उत्तर प्रदेश भी और झारखंड भी। पश्चिम चंपारण जो हो गया वो नेपाल भी और उत्तर प्रदेश भी। तो ये जो कॉमन जो आपका हो गया। फिर यहाँ किशनगंज जो हो गया वो नेपाल भी और पश्चिम बंगाल भी। तो इस सबको हम लोगों को ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाउंड्री वाला जिला ही आप याद कर लीजिए, इसके बाद भी आपसे क्वेश्चन कभी पूछ सकता है। और ऐसा एक क्वेश्चन हमने भेजा भी है आपको कि भाई ये भी याद रखना होगा। जैसे मान लो खास करके पटना पर ज़्यादा फोकस करके रखिएगा कि पटना जिला
पटना सिर्फ शहर की बात हम नहीं कर रहे हैं, पटना जिला का जो सीमा है वो किन किन अन्य जिलों से मिलती है ये भी। और मैं बता दूं आपको, इसी तरह से इंडिया का जब पॉलिटिकल मैप याद कीजिएगा, इंडिया के पॉलिटिकल मैप से भी, क्योंकि हमारा क्वेश्चन सिर्फ बिहार से ही नहीं रहने वाला है, इंडिया के पॉलिटिकल मैप में भी बिहार से संदर्भित तो बात तो यहीं पर हो गई, लेकिन और भी खास करके नॉर्थ ईस्ट स्टेट का सीमा जो है किसके किसके साथ मिलता है उस पर एकदम ध्यान रखना होगा। यानी आप इंडिया के पॉलिटिकल मैप में नॉर्थ ईस्ट को तो पक्का, ठीक है, तो इंडिया के पॉलिटिकल मैप में वहाँ कैसे याद करना है, स्टेट वाइज याद करना है। यहाँ उसी वे में उसी तरीके से बिहार के मैप पर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस पर पकड़ रहनी चाहिए। और इसमें आप सोचिएगा कि कोई ट्रिक बता दीजिए, कोई ट्रिक हो जिससे हमको याद हो जाए, ऐसा नहीं है। तो ये क्या करना होगा, पॉलिटिकल मैप को आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखना होगा। अब ये याद रखना होगा, पहले बात तो ये कि भाई नेपाल के साथ हमारे कितने ज़िले लगते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ कितने ज़िले लगते हैं, झारखंड के साथ हमारे कितने ज़िले लगते हैं, ठीक है, पश्चिम बंगाल के साथ हमारे कितने ज़िले लगते हैं, ये नंबर हो गया। देन याद रखना होगा कि भाई नेपाल के साथ हमारे कौन कौन ज़िले लगते हैं, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम हो जाएगा कि भाई नेपाल के साथ बिहार के लगने वाले ज़िलों का पश्चिम से पूरब की वे में ये कौन सही है, या पूरब से पश्चिम के वे में कौन सही है। तो ये ऑर्डर भी आपको कि पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम्ड हो सकता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के जो ज़िले लगते हैं वो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर के वे में वो क्रम के आधार पर क्वेश्चन फ्रेम्ड हो सकता है। उसी तरह से झारखंड के साथ भी, और उसी तरह से आपका बंगाल के साथ भी, पश्चिम बंगाल के साथ भी। तो जब इतना आप कर रहे हैं तो मैक्सिमम जिला की स्थिति तो आपको याद हो जाएगा। अब 16 ऐसे जिले हैं बिहार के जिनकी सीमा या जिनकी सीमा ना तो नेपाल से लगती है, ना तो झारखंड से लगती है, ना उत्तर प्रदेश से, ना पश्चिम बंगाल से, यानी जिनकी सीमा न तो कोई राज्य से, ना ही किसी देश से लगती है। वैसे जिलों की संख्या आप काउंट करोगे तो 16 होता है। तो भाई वैसे कौन कौन जिला ऐसे हैं। दूसरी बात, हमारा जो स्टेट है वो लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक्ड कहने का मतलब, भू आबद्ध कहने का मतलब ये होता है कि किसी समुद्र से इसकी सीमा नहीं लगती है। ये सिंपल सा बात है। तो अभी जो हम बताएं कि सीमा वाले जो जिला हैं वो सीमा के सेंस में कि नेपाल के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, झारखंड के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ किस किस जिले की सीमा लगती है। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है इस तरह का, और इसकी संभावना एकदम बनी रहेगी, ठीक है। तो ये आपको याद करना होगा। फिर हमने कहा कि जैसे पटना हो गया, तो पटना के आसपास के जो ज़िले, पटना जिला से लगने वाला जो ज़िला है वो सब, तो मोटा मोटी ये कहा जाए कि पूरे पॉलिटिकल मैप डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हमारा मैप है बिहार का, वो आपको याद रखना है। फिर ये लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जो बात हमने कहा कि भाई जैसे इसका अक्षांशीय विस्तार हम देख रहे हैं 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट। तो ये जो 24 डिग्री वाला जो नॉर्थ हमारा है वो कहाँ होगा, हमारा सबसे दक्षिण में होगा, और 27 डिग्री वाला अक्षांश जो होगा क्या होगा, हमारा सबसे उत्तर में होगा, दोनों, ठीक है। अब उसी तरह से देशांतर की स्थिति में भी कि हमारा सबसे पूर्वी सबसे मतलब कि पश्चिम में देशांतर सबसे पश्चिमी बिंदु जो हमारा है किस देशांतर पर होगा, और सबसे पूर्वी बिंदु का जो देशांतरीय माप होगा वो क्या होगा। तो शायद ये बेसिक चीज़ है, इसमें कुछ खास नहीं। हाँ, अगर किसी को कुछ दिक्कत हो रहा होगा इसमें, इसको समझने में, तो ये होगा कि अगर अक्षांश देशांतर का बेसिक नहीं हो तो वो फिर दिक्कत हो सकता है। लेकिन हमको नहीं लगता है कि जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो आप लोग, तो उस तरह का अक्षांश देशांतर पे कोई आपको प्रॉब्लम होगा। तो ये हम लोग इस पर, और क्वेश्चन भी इस पर हमने आपको कुछ भेजा है, तो वो क्वेश्चन देख लीजिएगा, और ये आप मैप को पूरी तरह से याद रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज ये स्थिति जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए है।
अब देखोगे यहाँ पर काम क्या करना है, यहाँ काम समझने से ज़्यादा काम है यहाँ पर धीरे धीरे याद करना। एक दिन में चाहोगे कि पूरा याद हो जाए, ऐसे नहीं होगा। पहले बाउंड्री वाले डिस्ट्रिक्ट को याद करो, ठीक है, फिर जिसकी कोई बाउंड्री, यानी जिसकी कोई बाउंड्री कहने का मतलब कि ना तो अंतर्राज्यीय बाउंड्री है, ना ही उसका इंटरनेशनल बाउंड्री है, तो उस तरह के कौन कौन डिस्ट्रिक्ट होगा वो देखोगे। अब आप देखो जो कुछ फैक्ट्स बिहार सामान्य भौगोलिक तथ्य के तहत जो हमने कुछ फैक्ट्स इस यहाँ पर आपके सामने रखा है, उसमें है बिहार भारत के पूर्वी अंचल का एक भूबद्ध राज्य है। तो बिहार भारत के किस भाग में लिया जाता है, ठीक है। जैसे आपका प्रादेशिक जो अंतर्राज्यीय जो परिषद है उसमें भी हम पूर्वी परिषद में ही है। तो बिहार भारत के पूर्वी अंचल का एक भूबद्ध राज्य है। भूबद्ध यानी लैंडलॉक्ड है, ठीक है, हमारे साथ कोई कोस्टल लाइन हमारा नहीं है। बिहार का क्षेत्रफल एकदम याद रखना है, बिहार का क्षेत्रफल ये याद रखना है। इसमें ये नहीं कि भाई तो हम तो जानते हैं कि भाई इतना लगभग में, तो लगभग में नहीं। जैसे अभी हम कुछ लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देख रहे थे तो भाई हम उस पर ध्यान भी दे रहे थे, तो आपको एकदम एग्जैक्ट याद करना है, ठीक है, वो लगभग नहीं, क्योंकि क्वेश्चन एकदम मतलब कि आसपास का क्वेश्चन दे सकता है। तो जो हमारा क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, ये फैक्ट एकदम याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सभी राज्यों में बिहार का स्थान अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम का मतलब क्या हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, अवरोही क्रम में 12वां है। अवरोही क्रम में 12वां है का मतलब सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य, उसके बाद उसके बाद उसके बाद, ठीक है। तो अवरोही क्रम में जो बिहार का स्थान है क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सभी राज्यों में बिहार का जो स्थान है, ठीक है, वो 12वां है। और इसकी स्पष्टता के लिए नीचे हमने लिखा है कि बिहार के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के संयुक्त समूह में भी क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान अवरोही क्रम में 12वां ही है, ठीक है। तो बिहार के कुल क्षेत्रफल का, बिहार भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% भाग धारण करता है। तो दो फैक्ट यहाँ पर हुआ। पहला, या जो अभी फैक्ट हम लोग बात किए कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, ये आपको याद रखना है। दूसरा बात हमने कहा कि एरिया के आधार पर बिहार का स्थान सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में किस स्थान पर है क्षेत्रफल के घटते क्रम में, तो 12वां स्थान पर है। किस स्थान पर है, 12वां स्थान पर। अब आगे एक और फिर भारत के कुल क्षेत्रफल का ये लगभग कितना प्रतिशत ये धारण करता है, तो 2.86%। और ये क्वेश्चन हमने फ्रेम किया है कि भाई लगभग कितना परसेंट, तो लगभग कहेगा तो लगभग 3%, लगभग 3% नहीं, इसको लगभग 2% तो नहीं ना बोलेंगे, अप्रॉक्स करोगे 2.86, तो क्या होगा, लगभग में अगर पूछेगा तो क्या बोलोगे, 3%, ठीक है। इसको 2.86 को कभी भी 2% नहीं कहोगे, तो लगभग 3%, ठीक है। नहीं तो अगर एग्जैक्ट याद नहीं तो 2 पॉइंट कुछ है तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि भाई 2% की 3%, तो उस तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ये 2.86% है, तो लगभग में अगर इंटीग्रल फॉर्म में अगर करोगे तो लगभग में अगर पूछेगा तो आप 3% कीजिएगा, इसमें कभी भी भूल करके भी 2% की बात नहीं होगी। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 12वां स्थान पर है, ये एकदम याद रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ। नेक्स्ट आपका है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको हमने क्या बताया, ये पहले भी क्वेश्चन का जो हम लोग अपना एक्सपीरियंस है कि क्वेश्चन का जैसे आप 12वां याद कर लिए, अब वहीं पर क्वेश्चन फ्रेम ऐसे करता है कि भाई तो 11वां स्थान पर कौन है, 10वां पर कौन है, और आप 12वें पर हो तो 13वें 14वें पर कौन है। तो आसपास का दो, कभी भी ऐसा फैक्ट जो हो तो आसपास का दो। उसी तरह से जब भारत का आप याद करते हो तो ठीक है, तो भारत से बड़ा कौन कौन है, ठीक है, वहाँ 12वां 14वां तो वैसे नहीं, लेकिन भारत से बड़ा कौन कौन है, ठीक है, तो और इससे छोटा कौन कौन है, तो इस तरह का वहाँ भी क्रम में याद किया जाता है। तो भारत से क्षेत्रफल के आधार पर जो उससे बड़ा और क्षेत्रफल के आधार से उससे छोटा, उस ऑर्डर में आगे पीछे का नाम याद किया जाता है। ठीक इसी तरह से जब बिहार का हम कह रहे हैं कि ये भारत में
12वें स्थान पर क्षेत्रफल में है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पकड़ने के ख्याल से हमें ये सजगता दिखानी होगी, ये सजग रहना होगा कि साहब तो 10वां पर कौन है, 11वां पर कौन है, 12वां पर तो बिहार है, फिर 13वां पर कौन है और 14वां पर कौन है। ठीक है, जो यहाँ पर तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में 10वें स्थान पर तमिलनाडु है, 11वें स्थान पर तेलंगाना है, 12वें स्थान पर बिहार और 13वें स्थान पर पश्चिम बंगाल और 14वें स्थान पर अरुणाचल प्रदेश। तो ये 10 से लेकर 14 तक, 15वें स्थान पर झारखंड हो जाता है। ठीक है, तो 10 से लेकर के 15 तक का ये ऑर्डर आप याद कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है वो एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। इस तरह से आप 12वां रट के चले गए, ठीक है, हमको याद है 12वें स्थान पर है, 12वें स्थान पर है, ठीक है, लेकिन इसमें पूछ देगा कि अवरोही क्रम में बिहार का अपना पोजीशन दे दिया, ठीक है, फिर इससे मतलब कि 10वें, या आपको लिखिए दिया कि 12वें स्थान पर यह है तो 10वें, या इनमें घटते क्रम में कौन सही होगा। ठीक है, तो आप देखोगे 10वें पर तमिलनाडु, 11वां पर तेलंगाना, 12वां पर बिहार, 13वां पर पश्चिम बंगाल, 14वां स्थान पर अरुणाचल प्रदेश। ये मेरा सजेशन है, इसको आप याद रखोगे। ठीक है, और अगर पूरे भारत के संदर्भ में जब पढ़ रहे हो और जितना चीज़ याद है वो सही है, लेकिन बिहार के संदर्भ में क्वेश्चन के ख्याल से मैं ये बता रहा हूँ। अब है जनसंख्या के आधार पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के संयुक्त समूह में बिहार का स्थान अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में तीसरा स्थान पर है, यानी इससे 2 ही का जनसंख्या ज़्यादा है। तो बिहार के कुल जनसंख्या का हम कितना % भाग धारण करते हैं, भारत के कुल जनसंख्या का कितना % बिहार धारण करता है, 8.6%। अगर लगभग में पूछेगा तो क्या बोलेंगे, 9%। सर अनुसार यूटी के अनुसार 13वां, राजेश झा का कहना है यूटी के अनुसार 13वां। तो किस का स्थान जो है 13वां स्थान पर, ये कैसे होगा, 12वां स्थान पर है। ठीक है, यूटी के अनुसार तो किसका इस 13वां स्थान, इससे ज़्यादा किसका है। मैं राजेश आपसे जानना चाह रहा हूँ कि तो 13वां है तो 13 हो गया है न सर, नहीं, वो आपका 12वां स्थान ही है। 13वां में आप किसके आधार पर कह रहे हो, तो लद्दाख वाला जो रीजन है, जितना जो एरिया दिखाना चाहिए, ठीक है, उसके हिसाब से लद्दाख का एरिया के हिसाब से भी वो 13वां नहीं 12वां, अभी हमने वेरीफाई किया है, ये 12वां स्थान है। फिर इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि लद्दाख का एरिया जो है वो आपको इसमें भी इंडिया वाले में भी जो दिया है, भारत सरकार का जो इंडिया है उसमें भी इसको 12वां ही दिखाया है। ठीक है, और ये इसका जो है ये 8.6, फिर हम उस पर देख लेंगे, लेकिन आप अभी 12वां याद रखिए। ठीक है, उसको हमने तो वेरीफाई किया था। और ये जो है 8.6% जो है वो लगभग कितना जनसंख्या धारण करेगा, तो आप बोलोगे 9%। ठीक है, भारत में जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, तो ये 5 राज्यों का पूरा ऑर्डर आप याद रखोगे। ठीक है, तो तीसरा हमारा है, यानी 2 हमसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश जानते ही हो, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और फिर मध्य प्रदेश। ठीक है, और वहाँ पर अभी 12 की याद रखो, वो जो आप कन्फ्यूज़न जो आपको है इसके कारण, क्या कहते हैं, लद्दाख के कारण। ठीक है, तो ये जो जम्मू कश्मीर के बाद की ही बात हम कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के बाइफर्केशन के बाद की ही बात कर रहे हैं, उसको हमने देख करके लिखा था, वो 12वें स्थान पर। ठीक है, फिर इसको हम वेरीफाई करेंगे, अगर कभी होगा तो हम बात कर लेंगे आपसे। बिहार का अब लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो हम लोग अब बात कर रहे थे, बिहार का अक्षांशीय विस्तार, बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ, और ये पूरा आप एग्जैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, इसमें ये नहीं कि 24 से 27 से मोटा मोटी के लिए। फिर एक बार आपको क्वेश्चन भी हमने भेजा था कि बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, वो लगभग कितना डिग्री, अक्षांशीय विस्तार जो है वो लगभग कितना डिग्री, तो लगभग कितना डिग्री बोलेगा, यानी कितने अक्षांश से कितने अक्षांश के बीच जो हमारा ये आखिर कितने
ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हमारा कितना होगा, तो 24 डिग्री 20 मिनट, और यहाँ है 27 डिग्री, तो 24 3 27 हो गया, ये 20 है, थोड़ा सा का अंतर जा रहा है 20 और 31 का। तो लगभग में पूछेगा कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना डिग्री, तो आप बोलोगे 3 डिग्री। लगभग कितना डिग्री, तो 3 डिग्री। तो अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना डिग्री है, तो 3 डिग्री। उसी तरह से देशांतरीय विस्तार बोलेगा कि लगभग कितना डिग्री, तो बोलेंगे 5 डिग्री। आगे देखेंगे हम लोग बिहार का देशांतरीय विस्तार। बिहार का देशांतरीय विस्तार जो है वो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड। ठीक है, ईस्ट तो है ही। तो ये जो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड, 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड। तो लगभग में ये बात कितनी आएगी, लगभग में कितना आएगा, 5 डिग्री का। लगभग 5 डिग्री देशांतर का विस्तार इसका है, 5 डिग्री देशांतर का। ठीक है, तो ये सब जो फैक्ट है ये आप एक बार नहीं बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन इसको आप सही ढंग से याद रखोगे। बिहार का अक्षांशीय विस्तार लगभग 3 डिग्री, उसी चीज़ को जो मैं अभी बताया उसको लिखा हुआ है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार लगभग 3 डिग्री, जबकि देशांतरीय विस्तार यानी इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, और ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। लगभग कितना, 5 डिग्री। तो ये याद रखोगे। हो सकता है कुछ लोग इंग्लिश वाले हो, तो यहाँ पर आप लोग इंग्लिश वाले को दिक्कत हो जाता है। अक्षांश, अक्षांश का मतलब लैटिट्यूड, लैटिट्यूड, और देशांतर, देशांतर तो लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना, 3 डिग्री, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना, 5 डिग्री। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण बिहार की अधिकतम लंबाई, उत्तर से दक्षिण बिहार की अधिकतम लंबाई 345 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम अधिकतम लंबाई 483 किलोमीटर। देखो कहीं कहीं इसको क्या करता है कि लंबाई चौड़ाई करके लिखता है, इसकी चौड़ाई और लंबाई, ऐसा कुछ लंबाई चौड़ाई आपको नहीं लिखना है। ठीक है, ये कोई आपका एकदम रेक्टेंगल थोड़ी है कि लंबाई चौड़ाई। आप सीधे बोलो पूरब से पश्चिम लंबाई क्या है और उत्तर से दक्षिण लंबाई क्या है। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण बिहार की अधिकतम लंबाई 345 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम बिहार की अधिकतम लंबाई 483 किलोमीटर। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि बिहार का जो विस्तार पूरब से पश्चिम ज़्यादा लंबा है कि उत्तर से दक्षिण। इस तरह का तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, पूरब से पश्चिम ज़्यादा लंबा है। अब पूरब से पश्चिम लंबाई उत्तर से दक्षिण की लंबाई से कितना अधिक है, अगर कभी पूछे तो उसको घटा के बताइएगा। खैर ऐसा नहीं पूछेगा। हाँ, ये पूछ सकता है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई अधिकतम लंबाई क्या है और पूरब से पश्चिम की अधिकतम लंबाई क्या है, ये पूछ सकता है। बिहार भूबद्ध है, लैंडलॉक्ड राज्य है। इसके उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। बिहार का अंतर्राष्ट्रीय सीमा मात्र एक, अंतर्राष्ट्रीय सीमा मात्र एक है, नेपाल के साथ लगता है, तथा अंतर्राज्यीय इंटर स्टेट सीमा 3 हुआ। तो इंटरनेशनल बाउंड्री हमारा एक है नेपाल के साथ, और इंटर स्टेट बाउंड्री 3 है। तो 3 किसके साथ, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड से। समुद्र तल से बिहार राज्य की औसत ऊंचाई जो है, बिहार की औसत ऊंचाई जो है वो 53 मीटर है। ठीक है, अब फीट में याद रखोगे तो 173 फीट है। ठीक है, तो ये किसी भी बिहार से रिलेटेड कोई भी फैक्ट अगर पढ़ते हो तो ये सब चीज़ तो लिखा ही रहता है। ठीक है, तो फैक्ट लिखा रहता है, ये जनरल फैक्ट है, लेकिन आपको इसको याद रखना है। ये नहीं कि मीटर और फीट में याद किए और कहीं मीटर वाला आ गया तो फीट वाला आप आंसर कर दो, फीट के अनुसार कर दो, और तो ये एग्जैक्ट याद रहना है। 53 मीटर और 173 फीट, ये एवरेज हाइट की बात हो रही है। ठीक है, नहीं तो ऐसे तो आप जाओगे तो सोमेश्वर श्रेणी में हमारी ऊंचाई जो है, अधिकतम ऊंचाई जो है वो आपका 700 से भी ज़्यादा है। तो
वो अलग बात है, लेकिन ये एवरेज यानी सबसे कम ज़्यादा जहाँ पर है उसका एवरेज है तो 53 मीटर। अब है बिहार एवं समुद्र तट के बीच न्यूनतम दूरी जो है, समुद्र तट से न्यूनतम दूरी जो बनेगी वो 200 किलोमीटर, लगभग 200 किलोमीटर मिनिमम डिस्टेंस है सी कोस्ट से। बिहार का क्षेत्रफल यूरोप के हंगरी देश के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। ये बहुत जगह देता है कि भाई बिहार का जो क्षेत्रफल है, अब ऐसा नहीं है कि एक यूरोप के हंगरी के बराबर ही हो, ठीक है, और भी देशों के साथ अगर आप करिए तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट, लेकिन लगभग में ये एक बहुत जगह टेक्स्ट में या बहुत जगह ये रहता है, तो आप भी याद रखो कि यूरोप के हंगरी के क्षेत्रफल के लगभग बराबर, हंगरी देश के क्षेत्रफल के लगभग बराबर हमारा बिहार का क्षेत्रफल है। बिहार का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज से हल्दिया से जुड़ा है। तो ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है, जो प्रयागराज से हल्दिया तक है और उसके बीच में आपका बिहार भी है। अब जलमार्ग पर तो हमने यहाँ इतना ही बताया है, लेकिन आप जान लो आगे हम लोग परिवहन करके एक अलग पढ़ेंगे, अपने बिहार में परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन इन बिहार करके पढ़ेंगे, वहाँ पर हम राष्ट्रीय जलमार्ग पर और आपकी बात करेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ कुछ बता दें, क्योंकि राष्ट्रीय जलमार्ग 2016 के पहले जो मतलब आपका राष्ट्रीय जलमार्ग जो था वो आपका कितना था, 5 राष्ट्रीय जलमार्ग था, और उसमें जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो था वही बिहार से गुजरता था। लेकिन 2016 में टोटल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हो गए हैं। टोटल उसकी घोषणा कितनी, 111 राष्ट्रीय जलमार्ग की घोषणा हुई है। और उस हिसाब से यानी 5 पहले था और हो गया कितना, 111 हो गया, कहाँ 5, अब हो गया 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हो गया है, ठीक है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या कितनी बढ़ गई, 106 बढ़ गई। अब आउट ऑफ 111 यानी 111 राष्ट्रीय जलमार्ग में 111 राष्ट्रीय 2016 से जो हो गया 111 राष्ट्रीय जलमार्ग में बिहार में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग, बिहार कितने ऐसे राष्ट्रीय जलमार्ग हैं जो बिहार से रिलेटेड हैं, बिहार से टच करता है या कुछ तो है कि बिहार में है, ठीक है। तो उसकी संख्या आउट ऑफ 111 राष्ट्रीय जलमार्ग में बिहार से रिलेटेड 7 हो जाएगा, बिहार से रिलेटेड 7 होगा। और जब 5 ही था, मात्र 5 राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या जब थी तो उसमें जिस राष्ट्रीय जलमार्ग से बिहार कनेक्ट होता था वो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, ठीक है। और अभी भी 111 राष्ट्रीय जलमार्ग में सबसे लंबी जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 ही है, जो प्रयागराज से हल्दिया तक है, जो आपके पटना भागलपुर से होते हुए, ठीक है। तो उसमें कनेक्ट, तो इसलिए यहाँ पर हमने ये नहीं लिखा है कि मात्र 1 नहीं लिखा है, बिहार राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 से जुड़ा है, ठीक है। लेकिन अभी हम आपको बता दिए कि बिहार से संबंधित ये 7 राष्ट्रीय जलमार्ग अब हो चुके हैं। उस 7 राष्ट्रीय जलमार्ग में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 भी है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 और 37, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 37, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 40 और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 54, 58 और आपका 81 और 94, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 81 और 94, इतने राष्ट्रीय जलमार्ग जो हैं वो बिहार से कनेक्ट हैं। उसमें जो 3 राष्ट्रीय जलमार्ग है वो तो एकदम बिहार में ही है, 58 से लेकर के 58, 81, 94 ये सिर्फ बिहार में ही है, ठीक है। और उसके बाद जो 37, 40, 54 जो है, 37, 40, 54 जो है वो बिहार और यूपी से रिलेट करेगा। 37, 40, 54 जो है वो बिहार और यूपी से रिलेट करेगा, ठीक है। और ये जो है वो सिर्फ बिहार में है, ठीक है। यानी 2016 के बाद
छोटे छोटे जल मार्ग को भी राष्ट्रीय जल मार्ग का दर्जा दिया गया है। ठीक है, और ये जो एक है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है वो आपको किस से, यूपी से, बिहार से और आपका झारखंड से और आपका वेस्ट बंगाल से, यानी ये 4 राज्यों से राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है 1 जो है वो 4 राज्यों से गुजरेगा। तो ऐसे भी आप देख रहे हो प्रयागराज से हल्दिया तक में यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ठीक है, और ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 37, 40 और 54 जो है वो बिहार और यूपी से रिलेटेड है, और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 58, 81 और 94 जो है वो सिर्फ बिहार से रिलेटेड है। अब जब हम लोग ट्रांसपोर्ट वाला जब बात पढ़ेंगे तो किस नदी से है ये भी हम लोग वहाँ पढ़ेंगे, उसकी लंबाई भी देख लेंगे बिहार में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इतना याद रखिए। अब है कि भाई नेपाल के साथ बिहार की 729 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। बिहार के साथ नेपाल की सीमा, बिहार नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है, तो लगभग 729 किलोमीटर। ठीक है, कहीं कहीं इसका कहीं कहीं किसी में देखोगे तो थोड़ा सा ये कम भी दिखाता है, लेकिन ज़्यादा जगह पर ये 729 किलोमीटर, ऑथेंटिक बुक में भी 729 किलोमीटर है। तो नेपाल के साथ बिहार की सीमा की लंबाई ऐसा पूछ सकता है। अभी तो हम लोग याद कर रहे थे भाई कि कहाँ कहाँ से हमारा सीमा लगता है, नेपाल के साथ हमारे कौन कौन जिला की सीमा लगता है, ये याद रख दे। ये सब याद करके गए और पूछ दिया कि बिहार और नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है, या नेपाल के साथ बिहार जो सीमा बनाता है वो कितनी लंबी सीमा बनाता है, तो 729 किलोमीटर। ठीक है, तो बिहार नेपाल के बीच 729 किलोमीटर की वो सीमा है। और आपको ये भी बता दें कि ये जो सीमा है 729 किलोमीटर, जबकि नेपाल के साथ भारत की कुल सीमा जो लगती है, नेपाल के साथ भारत की कुल सीमा जो लगती है वो आपका 1752 किलोमीटर की है। तो नेपाल के साथ भारत नेपाल की जो सीमा है, भारत नेपाल सीमा जो है, भारत नेपाल सीमा की लंबाई जो है वो हमने कितना बताया, 1752 किलोमीटर, 1752 किलोमीटर। तो आउट ऑफ 1752 किलोमीटर 729 किलोमीटर सीमा जो है वो बिहार के साथ लगता है। तो भारत और नेपाल के बीच सीमा की लंबाई 1752 किलोमीटर है, और इस 1752 किलोमीटर की सीमा में 729 किलोमीटर की जो सीमा है वो बिहार के साथ लगती है। ठीक है, तो अगर मान लो कि थोड़ा सा इस पर और देखो भाई, फैक्ट जो होता है ना, उस फैक्ट पे आप सोचोगे कि क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकता है। तो एक तो हम लोग जैसे नेपाल को पकड़ करके हम बिहार से संबंधित बात पर अगर बात करें तो एक होगा कि भाई नेपाल के साथ बिहार के कितने जिलों की सीमा कितने जिला सटते हैं, कितने जिला की सीमा लगती है, कि ये बात हो सकता है। दूसरा होगा कौन कौन जिला नेपाल के साथ सीमा बनाता है, ये क्वेश्चन हो सकता है। नेपाल और बिहार का जो सीमा है उसकी टोटल लेंथ कितनी है, ये क्वेश्चन हो सकता है। फिर क्वेश्चन अगर ये आप करो, जब ये फैक्ट हम ले लेते हैं कि भारत और नेपाल के सीमा की लंबाई 1752 किलोमीटर है, तो फैक्ट ये अगर हम बताएं कि भारत और नेपाल के बीच की, नेपाल के साथ भारत की जो कुल सीमा लगती है उसका कितना प्रतिशत बिहार के साथ सीमा लगता है, भारत नेपाल सीमा का कितना प्रतिशत बिहार नेपाल सीमा है। ठीक है, तो 1752 और ये कितना हो गया 729, तो मोटा मोटी इसका परसेंटेज अगर निकालोगे तो हमको लगता है ये 44% के आसपास आ जाएगा। 44% के करीब भारत नेपाल सीमा का 44% सीमा बिहार के साथ लग जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनता है। ठीक है, अब है नेपाल के साथ बिहार के 7 जिलों की सीमा लगती है। ये 7 जिले हैं पश्चिम से पूरब की ओर क्रम से, ये हमने लिखा है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल
अररिया एवं किशनगंज। लेकिन इसको जब भी याद कीजिएगा इसे रटिएगा इस तरह से नहीं, मैप पर याद कीजिएगा, और मैप पर याद कीजिएगा तो आपका ज़्यादा क्लियर होगा और दिमाग में ज़्यादा बैठेगा। तो ये इसको एकदम मैप से याद कीजिएगा। नेक्स्ट आपका झारखंड के साथ बिहार के 8 जिलों की सीमा लगती है, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। झारखंड के साथ बिहार के 8 जिलों की जो सीमा लगती है। अब इसको अगर आप मैप में जाइए, मैप में हमने दिखाया ही था, तो रोहतास के साथ बहुत कम सीमा लगता है, ठीक है। तो इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको ध्यान से याद रखिएगा। तो कुल 8 जिलों की, बहुत सी किताब में आप 7 जिला, लेकिन ऐसा बहुत कम ही किताब ऐसी गलती किया है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा 7, उसमें रोहतास को मतलब कि रोहतास को काउंट नहीं करता है, क्योंकि रोहतास के साथ बड़ी छोटी सी एक सीमा लगती है। तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर एवं कटिहार। फिर से हम लोग मैप को देखेंगे। बिहार के कटिहार एवं झारखंड के बीच गंगा, बिहार के कटिहार एवं झारखंड के बीच गंगा सीमा के रूप में बहती है, और बिहार के भागलपुर से कटिहार होते हुए गंगा नदी झारखंड के साहेबगंज से गुजरते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। और झारखंड के एकमात्र जिला जिससे गंगा गुजरती है वो कौन है? साहेबगंज। झारखंड का एकमात्र जिला जिससे गंगा गुजरती है वो जिला कौन है? साहेबगंज। नेक्स्ट फैक्ट, पश्चिम बंगाल की सीमा के साथ बिहार के 3 जिलों की सीमा मिलती है, और ये है किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, उत्तर से दक्षिण के रूप में। उत्तर प्रदेश के सीमा से बिहार के 8 जिले मिलते हैं, और ये 8 जिले हो गए, यानी झारखंड से 8 और उत्तर प्रदेश से 8। झारखंड से 8, उत्तर प्रदेश के साथ 8, और नेपाल के साथ 7, और पश्चिम बंगाल के साथ 3, ठीक है। तो पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर एवं रोहतास, ठीक है। तो रोहतास का झारखंड के साथ भी उत्तर प्रदेश के साथ है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिला की सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों से लगती है, ठीक है, कॉमन है, पहले भी बात किए थे। बिहार के किशनगंज जिले की सीमा नेपाल एवं पश्चिम बंगाल, किशनगंज की सीमा नेपाल एवं पश्चिम बंगाल दोनों से लगती है। बिहार के कटिहार जिले की सीमा पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों से लगती है। बिहार के रोहतास जिले की सीमा झारखंड एवं उत्तर प्रदेश दोनों से लगती है। देखो ये ऐसे आप कर रहे हो तो कहीं अगर एक बार मैप नहीं ध्यान दिए होगे तो लगेगा कि बड़ा ये कितना रटना पड़ेगा। रटना नहीं, एक बार पढ़ लो, ये कंफर्मेशन के लिए लिख दिया गया है। उसके बाद मैप रख करके इसको पढ़ोगे, मैप रख करके उसको देखोगे तो याद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा बिहार के रोहतास जिला की है। सबसे छोटी सीमा किसके साथ है? रोहतास जिले की, ठीक है। और बिहार के 16 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी देश या राज्य से नहीं मिलती है। बिहार के 16 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी देश या राज्य से नहीं मिलती है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये 16 जिले हैं मुजफ्फरपुर, शिवहर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, पटना, वैशाली एवं समस्तीपुर। अब देखो ये चूँकि कॉमन के आधार पर, नहीं तो 7 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया और फिर 16 हो गया, तो ये ज़्यादा हो जाएगा जिला। लेकिन कुछ जिला जो है वो कॉमन है, जैसे आप यहाँ किशनगंज की बात किए कि पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ भी और पश्चिम बंगाल के साथ भी, उसी तरह से रोहतास का बात किए झारखंड के साथ भी, उत्तर प्रदेश के साथ भी, ठीक है। पश्चिम चंपारण का बात किए तो नेपाल के साथ भी और आपका उत्तर प्रदेश के साथ भी, ठीक है। कटिहार का बात किए तो पश्चिम बंगाल से भी, झारखंड से भी, तो इस तरह से कॉमन होगा। इसलिए ये सम जो भागेगा वही कॉमन होने के कारण भागेगा, ठीक है। तो 16 ऐसे जिले होंगे जिनकी सीमा किसी देश या राज्य से नहीं लगेगी, ठीक है। अच्छा, तो ये हम लोगों का आज का जितना फैक्ट है वो इतना ही है। अब देखो फिर हम लोग मैप पे आ रहे हैं। देखिए जैसे पश्चिम चंपारण, तो इसकी सीमा नेपाल से भी
और इधर उत्तर प्रदेश से भी। ये देखिए रोहतास, तो रोहतास की ये सीमा जो है, ये इतनी छोटी सी सीमा इसकी उत्तर प्रदेश से भी, तो यही हमने लिखा कि रोहतास उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा किसकी लगेगी, रोहतास की, ठीक है। और रोहतास की सीमा उत्तर प्रदेश से भी और झारखंड से भी। यहाँ आइएगा कटिहार, कटिहार की सीमा पश्चिम बंगाल से भी और झारखंड से भी। यहाँ आइए किशनगंज, किशनगंज की सीमा आपका नेपाल से भी और पश्चिम बंगाल से भी। तो ये कॉमन जो सीमा है ये आपको एकदम याद रखना है। और पूरा मैप, मैं तो बोलूँगा पूरा मैप आपको बिहार का, ये पूरा मैप ढंग से आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए, ठीक है। तो इससे बहुत सा क्वेश्चन जो है, बहुत सा तरीका जो क्वेश्चन आपका है क्लियर रहेगा। तो पहले आप बाउंड्री वाला डिस्ट्रिक्ट को याद करो, ठीक है। पहले आप बाउंड्री वाला डिस्ट्रिक्ट याद करो, उसके बाद 16 जो हमने बोला है, 16 जो लिखे हैं कि 16 की सीमा ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ना ही किसी अंतर्राज्यीय सीमा उसकी मिलती है। तो वो 16 कौन कौन है, जैसे आप कहीं से भी देख लो। तो भाई यहाँ पर शिवहर देखो, शिवहर की सीमा किसी से मिलेगी नहीं, किसी से मतलब ना तो किसी राज्य से ना ही नेपाल से। अब यहाँ दरभंगा देखिए, दरभंगा की सीमा किसी से मिलेगी नहीं मिलेगी। मुजफ्फरपुर की सीमा नहीं मिलेगी। सारण में नहीं आइएगा, सारण की सीमा किसके साथ, उत्तर प्रदेश के साथ। फिर वैशाली देख लीजिए, वैशाली की सीमा किसी के साथ नहीं। फिर अब समस्तीपुर की सीमा कहीं नहीं, बेगूसराय की सीमा नहीं, लखीसराय की सीमा नहीं, शेखपुरा की सीमा नहीं, मुंगेर में नहीं जाइएगा, जमुई में नहीं जाइएगा, बांका में नहीं जाइएगा, ठीक है। फिर आपका मधेपुरा की सीमा किसी से नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप जब काउंट करोगे तो ये टोटल हो जाएगा 16। नालंदा की सीमा किसी से नहीं, जहानाबाद की सीमा किसी से नहीं, ठीक है। अरवल की सीमा इस तरह से कोई मतलब कि आपका किसी राज्य से सीमा नहीं मिला। तो ये जो है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछेगा, तो वो काउंट करके और लिख भी दिए हैं। तो टोटल हो जाएगा 16। और फिर किसके किसके साथ किसकी बाउंड्री मिलती है ये लिखा हुआ है। अब देखिए इसके बाद का जो हम लोग का होगा, हाँ आप लोग का एक कन्फ्यूज़न जो 12वां 13वां वाला कन्फ्यूज़न है, तो अभी तक मेरे नॉलेज में जो है वो ऑर्डर के हिसाब से 12वां है, ठीक है। उस पर अगर कुछ होगा तो हम आपसे बात कर लेंगे, ठीक है। अभी तक हमने जो लिखा था उस समय हम देख के ही लिखे होंगे, काउंट करके ही लिखे होंगे। तो मेरे ऑर्डर में अभी तक जो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 12वां है, ठीक है। उसमें क्या आप बोल रहे हो कैसे 13वां, वो हम देख लेंगे, ठीक है। फिर उस पर हम लोग बात कर लेंगे। अभी आप दिमाग में 12वां रखो। रही बात हाँ इसके बाद का चैप्टर हमारा क्या होगा, इसके बाद का कौन सा टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, बहुत जियोलॉजी समझते हो ना, जियोलॉजी आप, तो भाई जियोलॉजी, जियोलॉजी यानी भूगर्भ शास्त्र के हिसाब से। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मैंने पृथ्वी, बिहार में भी जो चट्टान उट्टान हमारा है तो कौन कितना पुराना है, किस काल का है, किस कल्प का है, तो ये बात होगी। तो बिहार में भी भाई आपको, बिहार में देखोगे तो प्री कैम्ब्रियन से लेकर के जो क्वाटरनरी कल्प तक का चट्टान मिलता है। तो इसमें धारवाड़ भी मिलेगा, विंध्यन भी मिलेगा, टर्शियरी भी मिलेगा और क्वाटरनरी भी मिलेगा। तो यहाँ पर ज़्यादा हम उसमें कुछ नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन चूँकि क्वेश्चन इस तरह से पूछने की संभावना मुझे दिख रही है, तो धारवाड़ चट्टान किधर, विंध्यन चट्टान हमारा किस तरफ बिहार का मिलता है, तो ये हम लोग करेंगे। तो यानी बिहार जो प्री कैम्ब्रियन से लेकर क्वाटरनरी तक, तो ये सभी कल्प तो इसमें आ जाता है। तो यानी कि एकदम पृथ्वी के आरंभिक अवस्था का चट्टान भी हमारे पास मिलता है, मैंने बिहार में है। और पृथ्वी के नवीनतम स्थिति के चट्टान भी हमारे यहाँ है। और चट्टान होता क्या है, रॉक क्या होता है, ठीक है। तो ऊपर में अर्थक्रस्ट जो चीज़ का बना हुआ है, अर्थक्रस्ट जो जिस चीज़ से बना है उसको रॉक बोलते हैं, ठीक है। और रॉक का मतलब ये नहीं होता है कि रॉक हमेशा हार्ड ही हो, रॉक सॉफ्ट भी हो सकता है, हार्ड। और जैसे किसी ज्योग्राफी की किताब में हमको लग रहा है कि ये जो पटना के ही हैं सुरेश प्रसाद सिंह, उनकी किताब में कभी बचपन में हमने पढ़ा था कि उन्होंने लिखा था कि चट्टान पत्थर की तरह कड़ा भी और पंख की तरह मुलायम भी, ठीक है। एज हार्ड एज ए स्टोन और एज सॉफ्ट एज मड। ये
तो रॉक कहने का मतलब ये नहीं कि हमारे अर्थ क्रस्ट जो है उसमें, यानी बिहार में जो चट्टान है वो कब से कब की काल के हैं, तो एकदम पुरानी भी है, सबसे पुरानी चट्टान की भी उपस्थिति यहाँ पर है और सबसे नई चट्टान की उपस्थिति भी है। तो वो है तो छोटा सा टॉपिक, लेकिन इसको हम स्पेशल सोच करके कि यहाँ से क्वेश्चन शायद हमको देखने को अभी नहीं मिला है, तो यहाँ से क्वेश्चन की संभावना होगी, तो उसको हम लोग अगले क्लास में देंगे। आज हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप मैप पर, बिहार के मैप पर एकदम धीरे धीरे अपने पकड़ बना लोगे, ठीक है। और एक सजेशन ये भी कि चूंकि एग्ज़ाम के ख्याल से, ये बिहार स्पेशल के ख्याल से नहीं, कि आप भारत के मैप पर भी, पॉलिटिकल मैप पर पहले एकदम आपकी पकड़ होनी चाहिए, और ख़ास करके यहाँ से, यानी नॉर्थ ईस्ट से क्वेश्चन की संभावना बनी रहती है हमारा, ठीक है। और आज तो इस स्थिति से भी, तो ये पर भी आपकी एकदम पकड़ होनी चाहिए। ये बिहार के संदर्भ में तो हम लोगों ने देख लिया, किससे बाउंड्री, क्या बाउंड्री, ये तो हमने देख लिया, ठीक है। अब यहाँ से भी आप ये सब भी आप ज्योग्राफी तो सर जो पढ़ा रहे होंगे वहाँ पर आपकी बात हो रही होगी या पढ़ भी लिए होंगे, लेकिन मेरा एक सजेशन रहेगा कि पॉलिटिकल मैप पर आप कमांड कर लीजिए, इससे एक ना एक क्वेश्चन आपका बन जाता है, ठीक है। और उसी संदर्भ में आप बिहार के मैप को, तो खैर बिहार स्पेशल के तहत हम बता रहे हैं कि इस मैप पर कमांड रहेगा तो एक दो क्वेश्चन आराम से आपका बनेगा, यानी एक दो क्वेश्चन ये आपके पॉलिटिकल मैप पर आधारित रहेगा ही रहेगा। जो हम लोग बाउंड्री की बात किए उससे, और लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश, देशांतर, इसकी स्थिति से, लंबाई, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, क्षेत्रफल के आधार पर हमारा जो क्रम है वो, हमसे बड़ा कौन, छोटा कौन, आसपास का जो है वो, जनसंख्या के हिसाब से कितना परसेंटेज, मतलब कि टोटल एरिया कितना परसेंट हम धारण करते हैं वो, ये सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है। और आज का जो क्लास रहा तो मुझे आशा है कि यहाँ से एक दो क्वेश्चन की संभावना एकदम रहेगी, तो इसलिए आपको इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, रिवीजन कीजिएगा। और 20 क्वेश्चन हमने भेजा भी है, मतलब अभी चला जाएगा आपका, उस 20 क्वेश्चन को आप इत्मीनान से बना लीजिएगा। चलिए अब आप लोगों का थोड़ा कमेंट देखते हैं। 12th ही है सर, मोहम्मद हुसैन का, चलिए ठीक है सर, आप बहुत अच्छे से समझाते हैं। आयुषी का ये कहना है, चलो आयुषी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुमको अच्छा लग रहा है, किसी स्टूडेंट को अगर पढ़ाई अच्छा लगता है, वो सुन करके टीचर को सबसे बड़ी खुशी होती है। एरिया इतना किलोमीटर है, ठीक है। जागृति कुमारी, जागृति क्या 5 लिखी है, पता नहीं क्या लिखी है, जम्मू कश्मीर 5 कुछ लिखी है। आयुषी कुमारी बोल, ठीक है सर, पहले के क्लास का PDF डलवाइए। सतीश शर्मा, PDF नहीं गया है क्या? PDF तो हमेशा क्लास का, रेगुलर क्लास का जाता है, और तो हम बात करते हैं PDF तो हम रोज़ का वो जो हम तो खैर PDF में पढ़ाते ही है, तो वो तो चला ही जाता होगा, ठीक है। और अर्चना, थैंक यू। ओंकारनाथ राणा, थैंक यू सर। डेरिवेशन मच बेटर है, चलिए डेरिवेशन ठीक है। भारती सिंह, अच्छा मोटिवेट किए गुरुजी सेमिनार में। अच्छा कमलेश बोल रहे हैं, अच्छा मोटिवेट किए गुरुजी। कमलेश आप सेमिनार में आए हुए थे? DSP बनना है गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए। कमलेश पूरा आशीर्वाद है, और DSP पक्का बनिए, लेकिन एक रहम कीजिएगा कि भाई हेलमेट उलमेट के बिना हम पकड़ाएं तो फाइन मत कीजिएगा, ठीक है। ऐसे हम बिना हेलमेट के नहीं चलेंगे। और कमलेश बोले अच्छा BSF छोड़ दिए आप, चलिए तो आप पूरी तरह से लगिए भाई, नौकरी छोड़ करके तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है, और भगवान करे एकदम आपकी सफलता सुनिश्चित हो। जल्दी पढ़ाइए, रात का जल्दी पढ़ाइए। तो भाई जल्दी तो करा ही रहा है, और बहुत जल्दी ख़त्म होगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और इसके बाद हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो बोलते हो हिस्ट्री जल्दी करा दीजिए, ज्योग्राफी कराते हैं तो बोलते हैं जल्दी करा दीजिए, जो ज़रूरी है वो तो पढ़ा ही देंगे, ठीक है। सर दिया वाला
जलमार्ग जो है वो भागलपुर से ही होकर जाता है ना? हाँ ठीक है, भागलपुर से होकर जाता है। सेमिनार का वीडियो कब अपलोड होगा सर? ये सेमिनार का वीडियो कब, ये सब हमको मालूम नहीं रहता है, हम पूछेंगे और कोई बताएगा तो बता देंगे। चलिए, मौका नहीं मिलता है। अच्छा, मुझे भी सबको आशीर्वाद है, सबको आशीर्वाद है, ठीक है। और तो हमने सेमिनार में भी आप सबको बोला था भाई, तो एकदम ऐसे ही मैं नहीं कर रहा, आप लोग जुड़े रहो, जितना कहा जाए उतना करो। सभी टीचर एकदम आपको प्रॉपर वे में बता रहे हैं, तो आप करो, पक्का रिजल्ट आएगा। बस मेहनत से मत भागो, ठीक है। और जो कह रहे हैं उसमें मतलब कि कटौती नहीं, उतना करना है, ठीक है। अब उसमें अपने से काट छांट मत कर लेना, ठीक है। चलिए, दूसरे सर का क्लास होगा और फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, और छोटा सा क्लास वो भी रखेगा। फिर उसके बाद क्लास हम लोग का तेजी में भागेगा। वो जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर के बारे में, बिहार का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।